भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे दिन की 25 बड़ी खबरों के साथ तेज रफ्तार। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। धामी के अलावा कुछ कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ दिलाई जाएगी। कुछ नए नाम भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। आज पुष्कर धामी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही 11 बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह विधायक दल के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे। योगी 25 मार्च को यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। 12 राज्य के मुख्यमंत्री और 5 डिप्टी सीएम को भी निमंत्रण दिया गया है और इसके अलावा बाबा रामदेव समेत कई राज्य के साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। पंजाब में सरकार बनने के बाद से ही सीएम भगवंत मान एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और आज सीएम मान भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाले हैं, जिस पर आम लोग रिश्वत लेने वालों की जानकारी दे सकेंगे। और वहीं मान ने आज शहीद दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया है। मुंबई में शिवसेना के करीबी ग्रुप पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करती है। ईडी ने श्रीधर पाटकर की कंपनी की 5 प्रॉपर्टी और 30 करोड़ के शेयर जब्त कर लिए हैं। कार्रवाई को लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने बयान देते हुए इसे तानाशाही और बदले की कार्रवाई बताई। आज शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ब्लॉक भारत गैलरी का उद्घाटन करने वाले हैं। गैलरी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बनी है और इस गैलरी में क्रांतिकारियों के योगदान को दर्शाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और बोले कि बालाकोट और धारा 370 पर भी कांग्रेस का स्टैंड राष्ट्रीय हित से विपरीत दिखा। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में हुई घटना को लेकर के बीजेपी ने पूरे मामले की जांच के लिए 5 लोगों की टीम का गठन किया है, जिसमें 4 सदस्य भी हैं और ये टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके रिपोर्ट बना करके जेपी नड्डा को सौंपेंगी। वहीं सीआईडी भी हिंसा की जांच में जुट चुकी है। बीरभूम हिंसा को लेकर के मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिख करके 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के सीएम ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बयान का एक पत्र लिख करके ऐसे बयान से बचने का आग्रह किया है। और साथ ही द कश्मीर फाइल्स को लेकर के कोटा में धारा 144 लगाने का फैसला वापस ले लिया गया है। विधानसभा में धारा 144 लागू किए जाने पर सवाल उठने के बाद से ऑर्डर में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने बताया कि आदेश सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स या फिर अन्य किसी फिल्म के दिखाए जाने पर लागू नहीं होगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में 3 तलाक का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने ही पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, धोखाधड़ी और 3 तलाक का केस दर्ज करा दिया है। महिला ने पति पर बीमारी छिपाने का भी आरोप लगाया है। जयपुर में अनुसूचित जाति के शख्स की हत्या का विरोध किया गया। विधानसभा के बाहर युवक ने हंगामा किया। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाने की कोशिश भी की गई है। दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाकों में नाले में 2 शव मिले हैं। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। पुलिस ने हत्या का मामला होने की आशंका जताई है। इस पूरे मामले को दर्ज करके पुलिस जांच में जुट चुकी है। गाजियाबाद के लोनी में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई। कुछ दिन पहले ही लोनी के बाइक टकराने को लेकर के बदमाशों से दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर का विवाद हुआ, जिसमें सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की सत्ता में योगी सरकार की वापसी को लेकर के अपराधियों में सरकार का खौफ साफ दिखाई दे रहा है और इसी के तहत शामली में एक साथ 18 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया है। ये सभी अपराधी गैंगस्टर और गौ तस्कर में शामिल थे। युद्ध को लेकर के पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से बात करके मामले को बातचीत और कूटनीतिक तरीके से हल करने की अपील को दोहराया है और साथ ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें बिजनेस, सुरक्षा, निवेश और कई क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर सहमति बनी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 28वां दिन है। युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ड्रोन के जरिए तबाह कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता ने बताया कि रूस की यूक्रेनी सेना ने ईंधन के बड़े डिपो को नष्ट कर दिया। यूक्रेन पर हमले को लेकर के रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध के बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने बड़ा बयान दिया है। साफ कह दिया है कि वो रूस से तेल आपूर्ति पर बैन लगाएंगे।
अब पाकिस्तान और चीन पर भारतीय सेना आसानी से और पैनी नजर रख पाएंगे। मंगलवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सर्विलांस सैटेलाइट के लिए 4000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें भारतीय सेना किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने में मदद मिलेगी। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त देते हुए 110 रनों के अंतर से हराया और इसी जीत के साथ ही भारत पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर 1 पर पहुंच गया। साथ ही भारत की सेमीफाइनल में जाने के लिए भारत की दावेदारी मजबूत हो चुकी है। आईपीएल से अपना नाम वापस लेने की इंग्लिश क्रिकेटर जेसन रॉय को सजा मिली है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2 मैच के लिए सस्पेंड कर दिया है और साथ ही 31 मार्च तक 2.5 लाख रुपए जुर्माना भरने के लिए कहा है। जेसन ने 1 मार्च को ट्वीट करके आईपीएल से नाम वापस लेने का ऐलान किया था। राजामौली की फिल्म RRR 25 मार्च को थिएटर में रिलीज होने वाली है। एनटीआर जूनियर, रामचरण और एसएस राजामौली फिल्म का प्रमोशन करने में जुटे हुए हैं। आरआरआर की टीम मंगलवार को वाराणसी पहुंची, जहां पर टीम ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने फिर से फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को दोनों बनारस के घाट पर सैर करते हुए नजर आए। फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी की यह फिल्म 9 सितंबर को रिलीज। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें वो सुपर सोल्जर के किरदार में नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जॉन अब्राहम की ये फिल्म आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर देगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी आज लगातार दूसरी बार राज्य के बागडोर संभालेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजन होगा। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2:30 बजे रखा गया है और धामी के साथ उनकी कैबिनेट की कुछ मंत्रियों की भी आज शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल 10 मंत्रियों की आज के समारोह में शपथ दिलाई जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस मौके पर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, देहरादून के परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। धामी की आज एक बार फिर से ताजपोशी होगी, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देहरादून में खास कार्यक्रम रखा गया है। कई दिग्गज मेहमान आज देहरादून पहुंचेंगे, इस समारोह का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और नेताओं के अलावा आज संत समाज और तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 70 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 47 सीटें जीत करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी की है। तो पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। 25 तारीख को उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और इस बीच आज उत्तराखंड में भारी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसी को लेकर के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और चलिए इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। उत्तराखंड के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का विमान दोपहर 2 बजे सरसावा सहारनपुर हाईवे पट्टी पर लैंड करेगा और यहां से आर्मी हेलीकॉप्टर से वो परेड मैदान जाएंगे। योगी आदित्यनाथ का विमान दोपहर 1 बजे दून एयरपोर्ट पर लैंड होगा। योगी भी हेलीकॉप्टर से परेड मैदान में आ रहे हैं। अन्य राज्य के सीएम एयरपोर्ट से सड़क मार्ग देहरादून तक जाएंगे। तो देखिए, ये पूरे कार्यक्रम को लेकर के एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से देहरादून एयरपोर्ट से लेकर के देहरादून में जहां पर यह कार्यक्रम रखा है वहां तक वो सड़क मार्ग से जाएंगे। धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज देहरादून पहुंच रहे हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर से परेड मैदान आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आएंगे। दून एयरपोर्ट पर आर्मी हेलीकॉप्टर से परेड मैदान में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि बीजेपी शासित राज्य के कई मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो धामी का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। कौन कौन आएगा? सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे,
इस समारोह में और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज शपथ ग्रहण समारोह में के लिए पहुंचेंगे। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचेंगे देहरादून। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और साथ ही बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम का आज हिस्सा होंगे। और चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया, ये तय है। ये बैठक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने जा रही है और इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में एक वरिष्ठ विधायक दोबारा से योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और बाद में विधायक प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी जाएगी। और आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो वहीं 25 मार्च को यानी कि शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण लखनऊ में होने वाला है और तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। शुक्रवार को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। जितनी बड़ी जीत है उतना ही ग्रैंड समारोह, शपथ ग्रहण समारोह करने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। कई दिग्गज नेता यहां पर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री से लेकर के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की ये तस्वीर, जहां पर तैयारियां बीते कई दिनों से यहां पर चल रही है। सभी विधायक योगी के नाम पर समर्थन देंगे। आज एक जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उसको लेकर के भी जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होने वाली है। अमित शाह की अध्यक्षता में ये पूरी की पूरी मीटिंग होने वाली है। कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे। और पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर अब सियासत गर्मा चुकी है। हिंसा की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 सदस्यीय की टीम गठित की है, जो मौके पर जाकर के वहां पर जांच करेगी, पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं ममता बनर्जी ने इस पूरी हिंसा को एक बड़ी साजिश का हिस्सा बता दिया। बीरभूम में हुई हिंसा ने पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचाया हुआ है और ममता सरकार एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने दिल दहला देने वाली वारदात की जांच के लिए 5 लोगों की टीम का गठन किया है, जो मौके पर जाकर उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी इसे लेकर ममता के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। बीरभूम वारदात को लेकर मानवाधिकार आयोग भी एक्शन में है और राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है। उधर ममता बनर्जी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बीरभूम की हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बताया है। खबर के मुताबिक बीरभूम में हिंसा की ये आग तब फैली जब वहां तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या का बदला लेने के लिए कई घरों को फूंक दिया गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में फिलहाल 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है ताकि पूरी सच्चाई बाहर आ सके और गुनहगारों को सजा मिल सके। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार और झारखंड के बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आखिर क्या है वो सियासी मायने, ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह अपने आवास पर बिहार और झारखंड के सभी बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सभी सांसदों के साथ नाश्ता भी करेंगे। इस बैठक को लेकर अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में आने वाले दिनों में विधान परिषद के चुनाव होने हैं। इसके अलावा विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी वजह से राज्य में राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है। विधान परिषद चुनाव के लिए हुए सीट बंटवारे में दरकिनार किए जाने से नाराज वीआईपी सुप्रीमो और नीतीश कुमार में कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि वो लगातार सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया है। एनडीए को लेकर सिर्फ मुकेश सहनी ही नहीं बल्कि कई बार खुद सीएम नीतीश कुमार भी सवाल उठा चुके हैं। विशेष राज्य का दर्जा से लेकर जाति आधारित जनगणना की मांग पूरी नहीं होने पर नीतीश भी खासे नाराज हैं। इन मुद्दों के अलावा झारखंड को लेकर भी झारखंड बीजेपी सांसदों से पीएम मोदी अपने आवास पर चर्चा करेंगे।
और उधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी ने कार्रवाई की है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से शिवसेना और एनसीपी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने सीएम उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पटणकर की कंपनी के 6 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की है। अटैच संपत्ति के तहत ठाणे के नीलांबरी प्रोजेक्ट के 11 आवासीय फ्लैट को भी सीज कर लिया है। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर हुई ईडी की कार्रवाई से शिवसेना तिलमिला गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राउत का आरोप है कि केंद्र एजेंसियों के जरिए लगातार उनकी पार्टी से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है और उन्हें परेशान कर रही है। ये जो सब हो रहा है केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार के एजेंसी का दुरुपयोग करना राष्ट्र के हित में नहीं है। शिवसेना के साथ एनसीपी ने भी केंद्र पर हमला बोला। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग आज राष्ट्र के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये कार्रवाई राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों को परेशान करने के लिए की गई है। और फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर के सियासत लगातार जारी है। हर दिन अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। फिल्म को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है, तो वहीं कश्मीरी हिंदुओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी में भी घमासान लगातार मचा हुआ है। पार्टी के अंदर ही अलग अलग तरीके के बयान और रिएक्शन इस मूवी को लेकर के आ रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिल्म को लेकर एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी देश के अंदर कई पाकिस्तान बनाना चाहती है। सभा में मुफ्ती जहां बीजेपी पर अटैक कर रही थी, तो वहीं वो इस दौरान कांग्रेस की तरफदारी में भी जुटी रही। एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। वहीं फिल्म कश्मीर फाइल्स का कांग्रेस पर साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विक्रमादित्य के मुताबिक कश्मीरी हिंदुओं को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान राष्ट्रहित के खिलाफ आए हैं, जो बेहद दुखद है। और वहीं राजस्थान के कोटा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के धारा 144 लागू कर दी गई है। कल भी हमने आपको बताया था, और पूरे 1 महीने के लिए ये धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना हो सके, जिसे लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार पर हमलावर है। पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है, देखिए रिपोर्ट। द कश्मीर फाइल्स को लेकर कोटा में धारा 144 लगाने पर गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है। मंगलवार को ये मुद्दा राजस्थान विधानसभा में भी गूंजा। सवाल उठने लगे कि कहीं फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए तो ये आदेश जारी नहीं किया गया। तमाम सवालों के बीच कोटा प्रशासन की तरफ से अब फिर से संशोधित आदेश जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आदेश सिनेमा घरों में कश्मीर फाइल्स या अन्य किसी फिल्म के दिखाए जाने पर लागू नहीं होगा। संशोधित आदेश में ये भी कहा गया कि आगामी त्योहारों और चेटी चंड, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, बैसाखी के शांतिपूर्ण आयोजनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। कोटा जिला कलेक्टर राजकुमार सिंह की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोटा में मंगलवार सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए 21 अप्रैल रात 12 बजे तक पाबंदियां लागू रखने का फैसला लिया गया है। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव बेहद नजदीक है। अब ऐसे में एक नेताजी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि फिल्म नायक के अनिल कपूर की याद दिलाता है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली में एमसीडी चुनाव नजदीक है। ऐसे में नेता भी अब अपने अपने सेफ जोन से बाहर आकर जनता को ये दिखाने में जुट गए हैं कि वो उनके लिए हर काम करने को तैयार हैं। ऐसा ही एक वीडियो दिल्ली के शास्त्री पार्क से आया है, जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद नाले में कूदकर नाला साफ करने में जुट गए। नेताजी का नाम हासिब अल हसन है। जब इनकी मांगे अधिकारियों ने नहीं सुनी तो वो खुद ही नाले में उतरकर साफ सफाई करने लगे। नेताजी की ये तस्वीर तो आपने देख ही ली कि कैसे वो नाले में गए और फिर नाले से गंदगी हटाई, लेकिन ये नेताजी भी पूरे फिल्मी निकले। नाले की सफाई कर जब बाहर आए
तो इनके कार्यकर्ताओं ने फिल्म नायक की अनिल कपूर की तरह इन्हें भी दूध से नहला दिया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे इन्हें नाले से निकलने के बाद दूध से नहलाया जा रहा है। एमसीडी चुनाव के नजदीक होने को लेकर अब इस तस्वीर को देखने के बाद कुछ लोग इसे ड्रामा करार दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग नेताजी के स्टाइल की पहलवान, उसके विरुद्ध कई मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं और दूसरा इसमें जो अभियुक्त है प्रवीण, ये दोनों को अभी पकड़ा गया है मुठभेड़ के उपरांत। अन्य जो भी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। रिटायर्ड एसआई की हत्या में शामिल बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्दी सलाखों के पीछे डाला जाएगा। रूस यूक्रेन जंग का आज 28वां दिन है। रूस की बमबारी की वजह से यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है और वहीं आज संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन जंग पर भी एक अहम मंथन होने वाला है। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग का आज 28वां दिन है। हर दिन रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है। रूसी हमले में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर मारियापोल में देखा जा सकता है। मारियापोल पर कब्जे के लिए रूस यहां हर 5 मिनट में एक मिसाइल दाग रहा है, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर हिस्से अब वीरान हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन भी अपनी धरती बचाने के लिए जी जान से लड़ रहा है। यूक्रेन अपने एंटी टैंक मिसाइल से अब तक कई रूसी टैंकों को तबाह कर चुका है, लेकिन रूस अभी भी यूक्रेन पर भारी है। उधर कीव में भी बमबारी जारी है। कीव में फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया है। मेडिकल स्टोर और गैस स्टेशनों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन पर एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर आज मतदान होगा। इससे पहले 2 मार्च को ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें यूक्रेन के समर्थन में मतदान किया गया था। इसके अलावा यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी और ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन के बीच अहम चर्चा हुई है। और इमरान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। मंच ओआईसी का था, जहां पर इमरान कश्मीर को लेकर के अपने घड़ियाली आंसू बहाने पर पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के मंच से एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। इस बार खास बात ये रही कि इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। ओआईसी के मंच से इमरान खान ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा कि हम 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। कश्मीर से धारा 370 हटाने का दर्द भी इमरान के सीने में दिखा। इमरान ने कहा कि भारत ने कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म कर दिया, जो कश्मीर के लिए सही नहीं। ओआईसी के मंच पर इमरान बार बार कश्मीर का राग अलापते रहे। इमरान ने कहा कि उनका कश्मीर पर कोई प्रभाव नहीं है और यही वजह है कि भारत कश्मीर पर न ही कोई दबाव महसूस करता है और न ही वो पाकिस्तान को गंभीरता से लेता है। इमरान ने ये भी कहा कि वो विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि हर देश की विदेश नीति अलग अलग होती है, लेकिन कश्मीर को लेकर हमें एक संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत है। और इजराइल में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से अटैक कर दिया है। इस अटैक में 3 नागरिकों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से जहां पर नाले की खुदाई के दौरान एक हादसा हो गया है। सीवर की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 3 मजदूरों की जान चली गई, 2 घायल हैं। विजयनगर के प्रताप विहार की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर निर्माणाधीन सीवर की दीवार गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। विजयनगर के प्रताप विहार की ये पूरी घटना। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें यही पता चल रहा है कि 2 मजदूर घायल हो चुके हैं, 3 मजदूरों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। कर दिया था। नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पे तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हमारे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसमें से 5 मजदूर हमको जो दबे मिले थे उसमें से 3 मजदूर मृत अवस्था में हमको मिले हैं और 2 मजदूर अभी जिंदा हैं, जिनको कि एमएमजी हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो गाजियाबाद की ये पूरी घटना, विजयनगर के प्रताप विहार में ये हादसा हो गया है, जहां पर 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। दरअसल
खुदाई के दौरान हादसा सीमेंट की दीवार गिरने की वजह से हुआ, जिसमें 3 मजदूर दब करके उनकी मौत हो गई। 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 2 घायल बताए जा रहे हैं। विजयनगर के प्रताप विहार की ये पूरी घटना, बहुत ही दुखद घटना गाजियाबाद से सामने आ रही है। और फिलहाल रुकने